आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बट फेड की मीटिंग से जस्ट पहले अचानक से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट क्यों किया? इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कम किए थे ऐसा क्यों किया और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्ट में मेरे व्यूज कि इससे स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। ऐसा करीब 100 साल में पहली बार हुआ है। सो किसी को आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सो हम लोग मार्केट में कुछ स्पेंड करने नहीं जा सकते थे। सो उस वजह से मार्केट में डिमांड कम हुई। मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे या फिर प्रोडक्शन हाउसेस थे उन सबको नुकसान होना शुरू हुआ। उन सबको नुकसान होने की वजह से इकोनॉमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। इकोनॉमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता देख गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आई और गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स में से एक था 1.7 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज अनाउंस किया, सो दैट मार्केट में एक लिक्विडिटी आ सके और फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके कंट्री को। अब गवर्नमेंट हमारे घर तो आएगी नहीं पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने। सो गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि टैक्स कम करना, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करी और इंटरेस्ट रेट कम किया, और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए। अभी तक जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो 4% चल रहा था, जो कि हिस्टोरिकली इंडिया का सबसे लो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंटरेस्ट रेट कम करने से जितनी भी बोरोइंग्स थी, जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन या भी तरह तरह के जो भी लोन्स होते हैं वो सारे सस्ते हुए। उस वजह से लोगों के पास लिक्विडिटी आई, सो दैट वो मार्केट में खर्चा कर सके। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक होम लोन चल रहा है जिसका EMI है 40,000 रुपीज़ महीना। अब इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से मान लीजिए उसका EMI कम हो गया 38,000 रुपीज़ महीना हो गया, तो उससे महीने के 2,000 रुपये हमारे पास बचे। अब महीने के 2,000 रुपये बचे, हम लोग इसे क्या करेंगे? हम लोग इसको मार्केट में जाकर खर्चा करेंगे और डेली नीड्स के सामान खरीदेंगे। अब हम लोग सामान खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं या फिर प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे डिमांड को मीट करने के लिए। उस डिमांड को मीट करने के लिए जब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो वो लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे मार्केट से। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वो लोग लोन लेंगे। उनके लिए भी लोन सस्ता हो गया है, सो उनको सस्ते अमाउंट पे लोन मिल जाएगा। इससे उनका मार्जिन बढ़ेगा। उनका मार्जिन बढ़ेगा तो जो उन्होंने लॉस किया था लॉकडाउन के टाइम पे वो लॉस रिकवर होगा। अब जब डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसका इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पे आने लग जाएगी। इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट हम लोग वो यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब सही चल रहा था और इकोनॉमी ट्रैक पे आने लगी थी, बट वहीं रॉ मटेरियल की डिमांड की वजह से ग्लोबली रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने लगी। उससे अगेन इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज की कॉस्ट बढ़ने लगी, तो उनके मार्जिन कम होने लगे। उस वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ाई। प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। अब इन्फ्लेशन एक लिमिट तक सही है, उसके बाद इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए। अब इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको समझने से पहले देखते हैं एक बार इन्फ्लेशन क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 5 किलो आम है 80 रुपए किलो के हिसाब से। वहीं पर 10 लोग खरीदने के लिए बैठे हैं उन आम को। तो फ्रूट सेलर देखेगा कि आम की डिमांड ज़्यादा है, मैं अपना अगर प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरे मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो फ्रूट सेलर उस आम का प्राइस बढ़ा देता है। वो 80 रुपए की जगह 90 रुपए किलो पर केजी कर देता है। तो उससे क्या हुआ, उससे मार्केट में आम के एक रिवाइज्ड प्राइस हो गए, जो 80 रुपए की जगह 90 रुपए हो गए। तो ये 10 रुपए का जो डिफरेंस आया, दैट इज प्राइमरीली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। मोटे मोटे तौर पे यही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट से लिक्विडिटी कम कर दो। मार्केट से लिक्विडिटी कम करने के कई सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बोरोइंग महंगी हो जाएगी, जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन या फिर जो भी लोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। इसका इंटरेस्ट रेट कम करने का बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर बोरोइंग महंगी होगी तो लोगों के पास मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। हमारे जो EMI कम हुआ था 38,000 का वापस 40,000 हो जाएगा, तो हमारे पास जो 2,000 रुपये बच रहे थे वो नहीं बचेंगे। उससे मार्केट में स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने की वजह से एक
प्राइस कम होगा, बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चरर्स ने मैन्युफैक्चर किया उनको मार्केट में सेल करना है, तो वो लोग थोड़ा प्राइस कम करेंगे। आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बट फेड की मीटिंग से जस्ट पहले अचानक से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट क्यों किया? मेरे हिसाब से फेड की मीटिंग से जस्ट पहले आरबीआई ने अनाउंसमेंट इसलिए किया कि मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन ना आ जाए। फेड ने 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अगर आरबीआई ने अपना अनाउंसमेंट ना किया होता तो सबको लगता कि हो सकता है आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट्स या फिर 75 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, तो उससे मार्केट में एक बहुत पैनिक सिचुएशन आ जाती। अब आरबीआई ने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 40 बेसिस पॉइंट्स ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, सो उससे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आई, बट उतनी नहीं आई जितनी आरबीआई के अनाउंसमेंट ना करने की वजह से आती। होप आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने के रीजन क्या होते हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब वीडियो का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। अब लास्ट में मेरे व्यूज की स्टॉक मार्केट में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भले ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जो कि हमने देखा जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी 1 ईयर या उससे ज़्यादा मार्केट के लिए हमेशा पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अगर जो भी बिजनेसेस मार्केट में लिस्टेड हैं और वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी कंपनीज ग्रो करें और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े। अगर वो बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो मार्केट अपने आप बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों? किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से 3 जो मुझे लगते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है किसी भी कंट्री का अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है कि अगले 5 साल तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। दूसरा जो फैक्टर मुझे लगता है वो है एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस। इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, तो उससे एक फायदा होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। प्लस कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाने से पहले सोचती है, जैसे हमने अभी रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में भी देखा कि किसी भी कंट्री ने इंडिया के ऊपर एक सैंक्शन लगाने से या फिर इंडिया को अप्रोच किया कि इंडिया किस फेवर में जा रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है एक ह्यूज फॉरेक्स। इंडिया के पास इस समय ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व है जो कि समय अराउंड $635 बिलियन के करीब है। उससे इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ती है। कुछ भी अगर इंडिया में नेगेटिव होता है तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है, सो दैट वो फॉरेन कंट्रीज से सामान इंपोर्ट कर सके। अगर हम देखें तो श्रीलंका में ऐसा ही कुछ हुआ। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट नेगेटिव पे चला गया, जिस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी का ये हाल है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में पैसे लगाए हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो स्टॉक अभी नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूं। आपको उसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमेशा ग्रो करेगा। अगर आपने फंडामेंटली वीक स्टॉक में पैसा लगाया है तो ये मार्केट उन स्टॉक्स के लिए नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है और एक फंडामेंटली वीक स्टॉक है तो वो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपने व्यूज शेयर करता रहता हूँ डिफरेंट स्टॉक्स या इंडेक्स के ऊपर, बोथ इन कैश एंड F&O, कि क्या बाय करना है, कब बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट हो सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।